हेलो नमस्कार सभी साथियों को श्रीजी स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों आज की क्लास एक बार फिर आपके लिए खास होने वाली है। आज की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास, आर्ट कल्चर से जुड़े हुए और करंट अफेयर से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो साथियों आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है श्रीजी स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। 32वें नंबर की हमारी ये सीरीज पे क्लास चल रही है। साथियों आइए आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। साथियों पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ? मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी, के एम मुंशी और जयनारायण व्यास, के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा और मिर्जा इस्माइल और हीरा लाल शास्त्री। बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर के एम मुंशी का नाम आ रहा है। के एम मुंशी के बारे में एक बात आप ध्यान रखिए। के एम मुंशी ने हमारे राजस्थान का जो एकीकरण हुआ 7 चरणों में, जिसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण हुआ। उसमें पहला जो संघ था बच्चों, जिसका नाम था मत्स्य संघ। ये मत्स्य जो नाम है बच्चों वो किसने दिया? के एम मुंशी के द्वारा दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। जय नारायण व्यास मारवाड़ प्रजामंडल था, उसके क्या है बच्चों? मारवाड़ जो प्रजामंडल, जोधपुर जो प्रजामंडल बना साथियों 1934 में, उसके क्या थे बच्चों? संस्थापक थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। सर मिर्जा इस्माइल कौन है? तो सर मिर्जा इस्माइल के बारे में ध्यान रखना। इनका संबंध जयपुर से रहा और इनके और हीरालाल शास्त्री के मध्य ही बच्चों क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनके मध्य क्या हुआ बच्चों? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ बच्चों? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, अगर आपको परीक्षा में पूछे जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा मेंट एग्रीमेंट। क्या बच्चों? एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? तो आपको अगर पूछे तो ये 1942 में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। किसके बीच में? हीरालाल शास्त्री। किसके बीच में? हीरालाल शास्त्री और किसके बीच में हुआ? शास्त्री और किसके बीच में होता है? जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच में। किसमें होता है? सर मिर्जा इस्माइल के बीच में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस्माइल जब साथियों इस्माइल, इन दोनों के बीच में आप सभी को ध्यान रखना है। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में सर मिर्जा इस्माइल और किसके बीच में? सर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ। इस बात को लेकर के बाबा हरिश्चंद्र नाराज हो गए और बाबा हरिश्चंद्र ने क्या किया, यानी कि हमारा जो जयपुर जो प्रजामंडल था इसे नाता तोड़कर इन्होंने आजाद मोर्चा का गठन किया। किसका? आजाद मोर्चा का क्या कर दिया बच्चों? आजाद मोर्चा का गठन किया। किसने? बाबा हरिश्चंद्र ने। किससे अलग होकर के? जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर के इन्होंने एक अलग से पार्टी बना दी जिसका नाम आजाद मोर्चा रख दिया। फिर साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर, यानी कि उनके आग्रह पर, बाबा हरिश्चंद्र की जो आजाद मोर्चा जो था वो और जयपुर प्रजामंडल ये दोनों वापस 1945 में वापस से एक होते हैं। 1942 में फूट हो जाती है। 1945 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के संघर्ष से ये दोनों वापस से एक हो जाते हैं, जयपुर प्रजामंडल बन जाता है। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने जो था उसका आंसर हो जाएगा सर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के बीच में क्या हुआ बच्चों? जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? साथियों आचार्य कृपलानी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय लक्ष्मी पंडित और बलवंत सिंह मेहता। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आचार्य कृपलानी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय लक्ष्मी पंडित और बलवंत सिंह मेहता। साथियों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। साथियों आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? साथियों आपको ध्यान रखना है, ये जो उद्घाटन, ये कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें साथियों ध्यान से सुनो। साथियों हमारा जो मेवाड़ प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना होती है बच्चों, ये होती है कब होती है? 24 अप्रैल को। कब होती है बच्चों? 24 अप्रैल 1938 को साथियों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई। लेकिन साथियों अंग्रेजों ने साथियों ध्यान रखना, अंग्रेजों ने इसे 11 जून के दिन, कब बच्चों? 11 मई। कब बच्चों? 11 मई 1938 को इसे क्या घोषित कर दिया? अवैध घोषित कर दिया, यानी कि इसको अघोषित घोषित कर दिया। इस प्रजामंडल को प्रजामंडल मानने से क्या कर दिया बच्चों? इनकार कर दिया। किसने? तो साथियों जो अंग्रेज थे इन्होंने इसे 11 मई 1938 को अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद
वापिस से 1941 में पुनः साथियों क्या होता है, मेवाड़ प्रजामंडल की पुनः स्थापना होती है। और पुनः स्थापना जब होती है तो पुनः स्थापना होने के बाद 1941 में पहला साथियों क्या होता है, मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। मेवाड़ प्रजामंडल का किसका, प्रजामंडल का क्या होता है बच्चों, फर्स्ट जो अधिवेशन होता है बच्चों वो 1941 के अंदर होता है। इसके अंदर जेबी कृपलानी, कौन बच्चों, जेबी कृपलानी, एक तो कृपलानी और साथियों इसके अलावा साथियों हमारे विजया लक्ष्मी पंडित या विजय लक्ष्मी पंडित, कौन, विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बेटी है ना, विजय लक्ष्मी पंडित, कौन बच्चों, विजय लक्ष्मी पंडित इसमें भाग लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। और जेबी कृपलानी के द्वारा बच्चों ध्यान रखना इसका क्या किया गया, इसका बच्चों क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो जेबी कृपलानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसी हमारे मेवाड़ के अंदर साथियों ध्यान रखना, मेवाड़ के अंदर साथियों एक अखिल भारतीय लोक प्रजा जो परिषद होती है, लोक प्रजा परिषद, अखिल भारतीय लोक प्रजा परिषद का जो 7वां जो अधिवेशन होता है वो अधिवेशन भी साथियों कहां पर हुआ, साथियों हमारे यहाँ पर उदयपुर के अंदर होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और मेवाड़ प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो माणिक्यलाल वर्मा थे, ये बात ध्यान रखना है। और मेवाड़ प्रजामंडल जो था उसका साथियों अध्यक्ष कौन था, तो साथियों ध्यान रखना अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, ये बात ध्यान रखना। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे और पहला जो अधिवेशन हुआ उसके भी संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे बच्चों, माणिक्यलाल वर्मा। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1938 के अंदर 24 अप्रैल को होती है। अंग्रेजों ने इसे 11 मई 1938 को अवैध घोषित कर दिया। 1941 में पुनः स्थापना होती है और इसी पुनः स्थापना के साथ में मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा पहला सम्मेलन रखा जाता है, मेवाड़ प्रजामंडल का पहला सम्मेलन, जिसमें कौन साथियों ध्यान रखना, इसमें एक तो साथियों आचार्य जो जेबी कृपलानी है वो और विजय लक्ष्मी पंडित दोनों भाग लेते हैं, लेकिन उद्घाटन कौन करता बच्चों, आचार्य जेबी कृपलानी जो थे, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इसका उद्घाटन किया। ये बात ध्यान रखना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, जब उसके संस्थापक कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। उसी समय अध्यक्ष किसको बनाया गया, बलवंत सिंह मेहता को। लेकिन पहले सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बना, माणिक्यलाल वर्मा। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर आपको देना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये रहा। साथियों, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। कॉलेज प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उत्तरदायी शासन बच्चों ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में जितने भी प्रजामंडल बने उनका प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था कि पूर्ण रूप से क्या करना, पूर्ण रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था को लागू करना, इनका मुख्य उद्देश्य था। और साथियों सबसे पहले जनता के लिए उत्तरदायी शासन जो लागू हुआ वो शाहपुरा रियासत के अंदर होता है। शाहपुरा हमारे यहाँ पर सबसे छोटी रियासत थी। सबसे नवीन रियासत आपको ध्यान रखना झालावाड़ थी। उसके बाद सबसे बड़ी रियासत बच्चों ध्यान रखना मारवाड़ थी। लेकिन सबसे पुरानी रियासत आपको पूछे तो मारवाड़ रियासत थी। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर आपके पास होना चाहिए। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। बृजेंद्र सिंह, जगन सिंह, मान सिंह या किशन सिंह। तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर साथियों भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। जिस समय प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे उस समय भरतपुर का राजा कौन था, तो बच्चों किशन सिंह। और इसी को साथियों राजगद्दी से हटाकर वहां पर उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। मेवाड़ प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या डूंगरपुर प्रजामंडल। सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। साथ ही ध्यान रखना कौन था साथियों, तो आपको ध्यान रखना माणिक्यलाल वर्मा। कौन था बच्चों, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। कौन था बच्चों, माणिक्यलाल वर्मा थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर है बच्चों बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में बना। भूपेंद्र नाथ कौन था बच्चों, भूपेंद्र नाथ कौन है बच्चों, भूपेंद्र नाथ कौन है बच्चों, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसके क्या थे, त्रिवेदी। साथियों ध्यान रखना इसके क्या है साथियों, बांसवाड़ा प्रजामंडल के कौन है, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। कर्पूर चंद पाटनी कौन था बच्चों, कर्पूर चंद पाटनी इसके क्या थे बच्चों, ध्यान रखना इसके क्या थे, संस्थापक थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। जयपुर प्रजामंडल की वापस से पुनः स्थापना 1936 में होती है। उसके बाद एक बार फिर से जयनारायण व्यास के नेतृत्व में 1938 में इसकी पुनः स्थापना होती है। तो साथियों इसकी 2 बार स्थापना हुई, पुनः स्थापना 1936 में, 1938 के अंदर होती है। जबकि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में होती है। भोगीलाल पंड्या जिन्हें साथियों वागड़ का क्या कहते हैं, गांधी कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा की जाती है।
भोगीलाल पंड्या। तो साथियों ध्यान रखना, भोगीलाल जो पंड्या थे, इनको साथियों ध्यान रखना, इनके बारे में, इन्होंने इनके द्वारा ही कौन से आंदोलन से संबंधित है, क्या किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? नैनूराम शर्मा, सरस्वती दास, उसके बाद अर्जुन लाल सेठी और माणिक्यलाल वर्मा। आपको पूछा है हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में बताइए, तो हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में आपको ध्यान रखना है, हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना है वो नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में हुई। बच्चों ध्यान रखना, कब? 1934 में होती है। लेकिन साथियों नैनूराम शर्मा 1934 के अंदर हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई, लेकिन इसी प्रजामंडल का बाद में नाम बदलकर 1939 में साथियों क्या रख दिया गया? कोटा प्रजामंडल रखा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना। और कोटा प्रजामंडल का संस्थापक भी कौन है? बच्चों ध्यान रखना कौन है? तो साथियों ध्यान रखना, एक तो है नैनूराम शर्मा। क्या है बच्चों? नैनूराम शर्मा। और एक नाम और ध्यान रखना, प्लस अभिन्न हरि। क्या ध्यान रखोगे? अभिन्न हरि। क्या नाम ध्यान रखोगे? अभिन्न हरि। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में साथियों नैनूराम शर्मा के द्वारा। यही हाड़ौती प्रजामंडल बाद में 1939 में कोटा प्रजामंडल बनता है। इसका भी संस्थापक कौन है? तो नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। आपको पूछे हाड़ौती प्रजामंडल कब बना? 1934 में, नैनूराम शर्मा। आपको पूछे कोटा प्रजामंडल 1939, साथियों नैनूराम शर्मा प्लस अभिन्न हरि। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में मेवा नगर किसे कहा जाता है? साथियों राजस्थान में मेवा नगर किसे कहते हैं? बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है। पारश्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यानी प्रश्न है कि राजस्थान में मेवा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? पारश्वनाथ जैन मंदिर के लिए। उसके बाद साथियों ध्यान रखना, जीरे के उत्पादन के लिए, सूखे मेवों के निर्यात के लिए, या कठपुतली मधु के निर्यात के लिए। तो साथियों आप सभी जानते हैं राजस्थान का जो मेवा नगर है, साथियों ध्यान रखना, राजस्थान का मेवा नगर किसे कहा जाता है? तो साथियों ध्यान रखना, राजस्थान का मेवा नगर पारश्वनाथ जो जैन मंदिर है इसके लिए प्रसिद्ध है। यह बात ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। बच्चों क्या जवाब हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। तो राजस्थान का मेवा नगर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो मेवा नगर है उसे किसे कहा जाता है? तो साथियों किसे कहते हैं बच्चों? पारश्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। साथियों ये जो मेवा नगर है वो पंचपतरा तहसील के अंदर है। पंचपतरा तहसील के अंदर एक जगह का नाम है मेवा नगर, जहां पर पारश्वनाथ जैन मंदिर बने हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और पंचपतरा पहले बाड़मेर में था, लेकिन वर्तमान समय में ये बालोतरा में चला गया है। तो साथियों मेवा नगर का संबंध बालोतरा से। ये बात ध्यान रखना, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? पारश्वनाथ। जीरे के उत्पादन के लिए आप सभी जानते हैं, जीरे के उत्पादन के लिए जालोर और बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, बाड़मेर और बालोतरा, ये सभी किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? बालोतरा। ये सभी किसके लिए? साथियों जीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर जालोर और बाड़मेर। लेकिन बाड़मेर का टुकड़ा हो गया, बालोतरा ये भी इसमें शामिल हो गया। सूखे मेवे के लिए, निर्यात के लिए प्रसिद्ध नहीं है। कठपुतली के लिए आप सभी जानते हैं, कठपुतली किससे बनती है? तो एक वृक्ष होता है जिसका नाम है बच्चों अरड़। क्या नाम है? अरड़ वृक्ष जो होता है। ठीक है साथियों, इसी से कठपुतलियां बनाई जाती हैं। नट जाति के द्वारा कठपुतलियां क्या होती है बच्चों? कठपुतलियों का नट, और नट जो जाति होती है ना बच्चों, उसके द्वारा कठपुतली का क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। लेकिन प्रश्न है मेवा नगर किसे कहते हैं? तो साथियों ध्यान रखना, पारश्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि क्या है? साथियों बताओ। 1600 साथियों 16 यानी 689 एडी के अंदर ईस्वी सन, या फिर 699 एडी के अंदर है, या फिर 789 के अंदर एडी के अंदर है ईस्वी सन, या फिर 799 के अंदर है। साथियों ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव का जो मंदिर है बच्चों ध्यान रखना, ये मंदिर साथियों 689 का है। कब का है? 689 एडी का है। मंदिर जालारा पाटन में स्थित है। कहां पर है? जालारा पाटन। कहां पर है बच्चों? जालारा पाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। और ऐसा बताते हैं झालावाड़ के अंदर रीट भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर मंदिर की तिथि क्या है? तो ये मंदिर 689 ईस्वी सन का मंदिर है। ईस्वी सन का ये बच्चों मंदिर है, और इसका संबंध जालारा पाटन झालावाड़ से। ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न वुमेन सुपरवाइजर पेपर 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, जो जालारा पाटन झालावाड़ में स्थित है। 689 ईस्वी सन का है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? रामगढ़ का बंड देवरा मंदिर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। साथियों डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर बच्चों ये भी नहीं है। और मैनाल का महानालेश्वर मंदिर ये भी नहीं है। बच्चों पाली के अंदर, पाली जिले के सेवाड़ी जैन जो मंदिर है वो राजस्थान में भूमि शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों?
सी इज करेक्ट आंसर। तो आपको कोई पूछे कि राजस्थान के अंदर भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर क्या है बच्चों, ये भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है। शिला देवी का मंदिर पूछा है कुंभलगढ़, ये तो राजसमंद के अंदर है, ये तो नहीं है साथियों, राजसमंद के अंदर है, यहाँ पर कटारगढ़ अंदर दुर्ग है। इसे मारवाड़ और मेवाड़ की क्या कहते हैं बच्चों, मेवा सीमा प्रहरी कहा जाता है, मारवाड़ की तीसरी आग में इसी को कहते हैं। देखिए हमारे मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है कुंभलगढ़, और जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और जंगली भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कुंभलगढ़ के अंदर है, ठीक है बच्चों। और दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी दीवार भी यहीं पर है। फिर मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करते हैं, जोधपुर के अंदर है, राव जोधा के द्वारा निर्माण करवाया गया। यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। साथ ही यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। मयूर ध्वजगढ़ भी इसे कहा जाता है। जोधपुर करणी माता के आशीर्वाद से इसका निर्माण किया गया। क्लियर है बच्चों। फिर है अचलगढ़ सिरोही, ठीक है। अचलगढ़ कहाँ पर है बच्चों, सिरोही के अंदर है। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, अचलगढ़ सिरोही का जो दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग, उसके अंदर ऊपर साथियों गुजरात के एक शासक है महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया मूर्तियों को तोड़ने के लिए। तो साथियों वहां पर एक जगह बबरातल, उसी जगह पर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया महमूद बेगड़ा पर, और महमूद बेगड़ा को यहाँ से भागना पड़ा, ठीक है। अचलगढ़ के बारे में ध्यान रखना। यहीं पर दूध बावड़ी भी है। और आमेर आप सभी जानते हैं आमेर कहाँ पर है, तो आमेर जो दुर्ग है इसका निर्माण साथियों मानसिंह प्रथम के समय यहाँ पर करवाया गया। यहाँ पर बहुत सारे जगत शिरोमणि मंदिर आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर बच्चों शिला देवी का मंदिर है, ये सारे मंदिर यहीं पर आमेर दुर्ग के अंदर है। तो बच्चों ध्यान रखना, शिला देवी का जो मंदिर है, ये मंदिर साथियों ध्यान रखना, ये मंदिर कहाँ पर है, आमेर दुर्ग के अंदर है। ये बात ध्यान रखना। आमेर जो दुर्ग है वो जयपुर शहर के अंदर या जयपुर में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना। शिला देवी की जो माता की जो मूर्ति थी, इस मूर्ति को सबसे पहले मानसिंह प्रथम, मानसिंह जो प्रथम थे बच्चों ध्यान रखना, मानसिंह जो प्रथम थे ये साथियों बंगाल के अभियान पर गए थे, और बंगाल अभियान के दौरान साथियों केदार को पराजित कर, किसके, बंगाल के शासक केदार को पराजित कर साथियों इस मूर्ति को कहां लाए, आमेर लाए, और आमेर के दुर्ग में इसे स्थापित करवाया शिला देवी। ऐसा मान्यता में जनमानस या लोकमानस में ऐसा कहा जाता है कि बंगाल का राजा जो केदार था उसको एक वरदान प्राप्त था कि जब तक ये मूर्ति, किसकी मूर्ति बच्चों, शिला देवी की मूर्ति उसके पास जब तक रहेगी तब तक उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन साथियों ऐसा बताते बाद में मानसिंह को ये बात जब पता चली, तो साथियों मानसिंह ने जो उनका केदार का जो पुजारी था उसको अपनी ओर मिलाया, और फिर साथियों इनकी जो पूजा जो पद्धति थी उसको क्या कर दिया, जिस प्रकार से केदार पूजा करते थे पूजा पद्धति को भंग किया, और धीरे धीरे केदार ने इनकी पूजा करना बंद कर दिया। फिर ऐसा बताते हैं कि केदार ने फिर अपनी जो पुत्री है उसका विवाह मानसिंह से करवा दिया, और दहेज के रूप में इन्हें ये मूर्ति प्रदान की गई, कौन सी, शिला देवी की। लेकिन कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि साथियों ध्यान रखना कि मानसिंह जब बंगाल की यात्रा पर गए तो समुद्र के किनारे पर इनको पानी के अंदर ये मूर्ति दिखी, और इसी मूर्ति को ये निकाल करके कहा ला करके स्थापित करवाते हैं। बच्चों ये सब बातें जनमानस में ऐसी बताई गई है, लेकिन आपको विशेषकर क्या चीज ध्यान रखना है कि मानसिंह प्रथम के द्वारा बंगाल के केदार को पराजित करके इस मूर्ति को आमेर लाया गया, और यहीं पर इसे शिला देवी के मंदिर के अंदर इसे क्या किया गया बच्चों, स्थापित किया गया। ये साथियों इसका जो अष्टभुजी प्रतिमा है, 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है, महिषासुर मर्दिनी इसका स्वरूप है इन माता जी का, ये बात भी आपको ध्यान रखना। शिला देवी का मंदिर कहां पर है, तो बच्चों ध्यान रखना है ना, आमेर जिले आमेर दुर्ग के अंदर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली है। किराडू साथियों बाड़मेर के अंदर है, किराडू बाड़मेर के अंदर है, वहां पर साथियों एक मंदिर बना हुआ जिसका नाम है सोमेश्वर मंदिर। जबकि आबानेरी दौसा के अंदर है, दौसा के अंदर वहां पर हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। ये बात ध्यान रखना, ये पूछ रहा है कि कौन सी शैली के, द्रविड़ के, साथियों मौर्य के, गुर्जर प्रतिहार शैली के या भूमि शैली के। बच्चों ध्यान रखना हमारे राजस्थान में किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी जो दौसा के अंदर है वहां पर हर्षद माता का जो मंदिर है, ये दोनों गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है। साथियों ध्यान रखना गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के अंत तक अनेक साथियों कहां पर, हमारे राजस्थान पर क्या क्या बच्चों, अंत तक हमारे राजस्थान पर शासन किया, और गुर्जर प्रतिहारों ने कई मंदिर बनवाए। और सबसे बढ़िया बात आपको ध्यान रखनी है, ओसिया के अंदर जितने भी मंदिर बने, या ओसिया के अंदर महावीर जी का मंदिर हो गया, ओसिया के अंदर जितने भी, ओसिया जो साथियों कहां पर है, ओसिया जोधपुर ग्रामीण के अंदर, वहां पर जितने भी मंदिर बने हुए ये सभी मंदिर साथियों वत्सराज के समय बनाए गए। वत्सराज गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके दरबार में उद्योतन सूरी रहता था जिसने कुवल्यमाला लिखा, जिसमें 18 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें एक भाषा मारवाड़ी भी मिलती है। इसके दरबार में जिनसेन सूरी भी रहता था, और जिनसेन सूरी के द्वारा भी बच्चों यानी कि क्या लिखा गया, एक ग्रंथ जिनसेन सूरी के द्वारा भी हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ यहाँ पर लिखा गया था। क्लियर है। तो साथियों ये बात ध्यान रखना, ओसिया के अंदर बने हुए जो मंदिर है वो भी वत्सराज के समय के, वत्सराज में गुर्जर प्रतिहार,
किराडू का सोमेश्वर, आबानेरी के हर्षद माता मंदिर, ये सभी गुज्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है। बच्चों ध्यान रखना। और गुज्जर प्रतिहारों में भी एक शैली चलती थी, उसका नाम है महामारू शैली। कौन सी? तो महामारू शैली से जुड़े हुए गुज्जर प्रतिहारों की महामारू शैली से बने हुए, है ना साथियों, क्या है? मंदिर है। तो साथियों ये गुज्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? औसिया जोधपुर में, किराडू बाड़मेर में, आबानेरी दौसा में या चंद्रावती साथियों झालावाड़ के अंदर? साथियों अगर आपको पूछे कि राजस्थान के किस स्थान पर साथियों किसका सोमेश्वर का मंदिर है, तो बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको बताया कहां पर है। तो साथियों ध्यान रखना किराडू के अंदर। कहां पर है? किराडू के अंदर है। और साथियों ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा किराडू, इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर के अंदर। औसिया जोधपुर मैंने आपको बताया, औसिया जोधपुर नहीं, जोधपुर ग्रामीण में चला गया है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तो बहुत सारे जैन मंदिर है, वत्सराज के समय बने हुए हैं। जबकि आबानेरी दौसा आप सभी जानते हैं, आबानेरी दौसा के अंदर हर्षद माता का मंदिर है। किराडू के अंदर क्या है? सोमेश्वर मंदिर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चंद्रावर्ती कहां पर है बच्चों? झालावाड़ के अंदर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका माता मंदिर। साथी ध्यान रखना हमारा जो अंबिका माता मंदिर है ये जगत के अंदर है। और जगत बच्चों ध्यान रखना उदयपुर के अंदर है। यहाँ पर अल्लड़ के समय, किसके समय? जिस समय मेवाड़ के राजा अल्लड़ थे, ये वही अल्लड़ है जिसने होन राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। मेवाड़ के अंदर सबसे पहले इसके समय नौकरशाही प्रथा का गठन होता बच्चों, और इन्होंने अपनी राजधानी को नागदा से आड़ किया। ये वही अल्लड़ है। साथी ध्यान रखना इन्हीं के समय अंबिका माता मंदिर का निर्माण कहां पर हुआ? जगत में हुआ। इन्हीं को साथियों मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, अंबिका माता मंदिर को। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। 10वीं शताब्दी का मंदिर है, गुज्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ मंदिर है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? तो साथियों ध्यान रखना अंबिका माता का मंदिर 10वीं शताब्दी का है। कहां पर है? जगत के अंदर है। इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? ये बात आपको ध्यान रखना है ना साथियों। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराडू को कहा जाता है। जबकि साथियों राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? बंड देवरा को कहा जाता है, जो 12 के अंदर है। क्लियर है? जैसा प्रश्न वैसा आंसर, तो इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है पीपला माता कहाँ स्थित है? नागदा उदयपुर में, औसिया जोधपुर में, आबानेरी दौसा में या नाथद्वारा राजसमंद में? आपको पूछा है बच्चों कि पीपला माता मंदिर कहां पर है, तो बच्चों ध्यान रखना नागदा उदयपुर के अंदर नहीं साथियों, यहाँ तो नहीं है। औसिया जोधपुर के अंदर, आबानेरी दौसा, नाथद्वारा राजसमंद। बच्चों ओसिया जहां पर है, ओसिया जोधपुर के अंदर, ओसिया भी जोधपुर ग्रामीण में चला गया है। यहाँ पर साथियों किसका मंदिर है? पीपला माता का मंदिर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको कोई पूछे पीपला माता का मंदिर कहां पर है, आप आंसर दे देना। क्या आंसर है बच्चों? ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ओसिया जोधपुर के अंदर। साथियों क्या है? ओसिया जोधपुर ग्रामीण में चला गया है। तो साथियों ध्यान रखना जोधपुर ग्रामीण, यहाँ पर क्या है बच्चों? पीपला माता का मंदिर स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नागदा उदयपुर में स्थित सास बहू मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? ठीक है साथियों ध्यान रखना किस शासक ने करवाया था? बप्पा रावल ने, रतन सिंह ने, मानमोरी ने और साथियों श्रीधर ने। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के मानमोरी या मानमोरी को पराजित किया और उसको पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये क्या बने? अपने यहाँ के मेवाड़ के राजा बनते। आप सभी विद्यार्थी इनको जानते हैं। और बप्पा रावल के समय राजस्थान का एकमात्र लकुली संप्रदाय का मंदिर है हमारे राजस्थान के अंदर। वो कौन सा मंदिर है बच्चों? एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी में बना हुआ है। तो ये बप्पा रावल के समय का है। रतन सिंह इनके समय आप सभी जानते हैं 1303 में चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ। इनके नेतृत्व में रतन सिंह, गोरा बादल ये सभी केसरिया को प्राप्त होते हैं। जबकि पद्मिनी के नेतृत्व में क्या होता है बच्चों? अग्निजोर होता है। और साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीता और जीतने के बाद साथियों इसका नाम बदल करके क्या रख दिया था? खिजराबाद। क्लियर है? ये सारी बातें आप जानते हैं। उसके बाद मानमोरी जगह चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मानमोरी एक शिलालेख, यहाँ से हमारे को एक शिलालेख मिला है। ये कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा मानमोरी शिलालेख को पढ़ा गया, चित्तौड़गढ़ में मिला। 8वीं शताब्दी का है, ये बात ध्यान रखना। और साथियों ऐसा बताते कि कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड या लंदन जाते समय इस मानमोरी जो शिलालेख है उसको समुद्र के अंदर फेंकवा दिया। इसी के अंदर अमृत मंथन की जानकारी मिलती है। और बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ को के मानमोरी या मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर कब्जा किया। ये भी जानकारी हमारे को मानमोरी शिलालेख में मिलती है। जबकि नागदा जो उदयपुर के अंदर है उसमें सास बहू का जो मंदिर है इसका निर्माण श्रीधर के द्वारा करवाया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना सास बहू का जो मंदिर है इसके बारे में एक बात आप ध्यान रखना, ये एक प्रकार का सास बहू विष्णु मंदिर है। क्या है बच्चों? विष्णु मंदिर है। आप जाओगे नाम तो सास बहू है लेकिन मंदिर अगर आपको पूछे तो ये विष्णु मंदिर है। ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है? बुचकला, कंसुआ, आपानेरी या किराडू? तो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थल से हमें अर्धनारीश्वर
नारेश्वर है ना प्रतिमा, अर्ध नारीश्वर प्रतिमा मिली है। बचुकला या बुचकला, साथियों आप सभी जानते हैं बचुकला या बुचकला जो अभिलेख है, ये एक अभिलेख है, इस जगह का नाम है, ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। बचुकला या बुचकला साथियों ये यहाँ से हमारे को एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जोधपुर ग्रामीण से। इसमें साथियों हमारे को गुर्जर प्रतिहार वंश के एक राजा है, राजा का नाम है नागभट्ट द्वितीय, उनके बारे में हमारे को यहाँ से जानकारी मिलती है। और उन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने धारण की थी। उनकी जानकारी हमारे को इसी बचुकला या बुचकुला अभिलेख में मिलती है। ये गुज्जर प्रतिहारों की जानकारी का हमारे को क्या देता है, प्रमाण देता है। और बच्चों ऐसा बताते हैं कि नागभट्ट द्वितीय भगवती देवी के उपासक थे और गंगा नदी में डूब करके नागभट्ट द्वितीय ने अपने आप को जल समाधि दे दी, यानी कि आत्महत्या कर दी गंगा नदी में डूब करके। कंसुआ बच्चों कोटा के अंदर है, कहां पर है बच्चों, कोटा के अंदर है कंसुआ, ये बात ध्यान रखना। जबकि आबानेरी दोसा के अंदर है, कहां पर है, और कंसुआ के अंदर, कोटा के अंदर, कंसुआ के अंदर, कोटा के अंदर शिव मंदिर भी बना हुआ है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। आबानेरी दोसा के अंदर है, आप सभी जानते हैं आबानेरी दोसा के अंदर है। और बच्चों ध्यान रखना आबानेरी जो दोसा है वहां पर हर्षद माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। जबकि किराड़ू कहां पर है बच्चों, किराड़ू आप सभी विद्यार्थी जानते हैं किराड़ू कहां पर है, किराड़ू बाड़मेर के अंदर है, वर्तमान समय में बालोतरा में चला गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। जहां पर सोमेश्वर का मंदिर है जो गुज्जर प्रतिहार शैली का है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आपको पूछा है कि किस जगह पर अर्धनारीश्वर प्रतिमा मिली है, आबानेरी दोसा के अंदर मिली है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे, चौहान, गोहिल, परमार या प्रतिहार। नहीं बच्चों ध्यान रखना, महामारू जो इतने भी मंदिर बने ये सभी गुज्जर प्रतिहार शैली के, कौन से, गुज्जर प्रतिहार शैली, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार शैली। एक बात ध्यान रखना, गुज्जर प्रतिहार जो शैली है साथियों, इस शैली में जितने भी मंदिर है ये सारे महामारू शैली के मंदिर है। आप इन्हें क्या कह सकते हो, महामारू मंदिर कह सकते हैं, ठीक है साथियों, महामारू मंदिर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, महामारू शैली के मंदिर कह सकते हैं, गुज्जर प्रतिहार वंश के समय के। तो साथियों महामारू मंदिर का निर्माण साथियों ध्यान रखना प्रतिहार के समय हुआ, गुज्जर प्रतिहारों के समय आप सभी जानते हैं हरिश्चंद्र हो गया, नागभट्ट प्रथम हो गया, वत्सराज नागभट्ट द्वितीय हो गया, उसके बाद आपका रामभद्र, मीरभोज, महेंद्रपाल, महिपाल, यशपाल, त्रिलोचन पाल, ये सभी कौन है बच्चों, ये सभी साथियों हमारे गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा हुआ करते थे, इसलिए इनका ध्यान रखना। इसका आंसर है डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो गुज्जर प्रतिहारों की शैली कौन सी थी, तो महामारू शैली। आइए आगाज करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बूढ़ातीत सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, डिडवाना। साथियों डिडवाना पहले नागौर में हुआ करता था, लेकिन डिडवाना झील खारे पानी की झील है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। वर्तमान समय में डिडवाना जो झील है वो भी डिडवाना कुचामन जिले के अंदर चली गई है, ये बात ध्यान रखना। कोटा के बारे में आप सभी जानते हैं, कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, इसी को साथियों शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। यहीं पर चंबल रिवर फ्रंट अभी बनाया गया है और कोटा के अंदर बहुत सारी चीजें आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, डीग, डीग के अंदर बच्चों ध्यान रखना, डीग साथियों भरतपुर से अलग होकर बना है। यहाँ पर एक किला है जिसका नाम है वेर का किला, क्या है बच्चों, वेर का किला। और साथियों वेर बहुत लड़ाइयां ज्यादा होती थी, मिट्टी का बना हुआ किला था, उसको बाद में गिरवा दिया गया। और देसूरी की नाल आप सभी जानते हैं, देसूरी की नाल कहां पर है, पाली, बिल्कुल इस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो अगले इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, बूढ़ातीत के बारे में आपको पूछा गया प्रश्न है, तो बूढ़ातीत सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोटा के अंदर, कहां पर है बच्चों, कोटा में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों, बी इज करेक्ट आंसर। तो बूढ़ातीत सूर्य मंदिर कहां पर है, तो साथ ध्यान रखना कोटा के अंदर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए बारडोली का मंदिर किस शैली से संबंधित है, बारडोली का मंदिर किस शैली से संबंधित है, महामारू, द्रविड़, बेसर या पंचायतन। बारडोली का शिव मंदिर बच्चों ध्यान रखना, बारडोली के अंदर क्या, बारडोली कोटा के अंदर है और बारडोली कोटा के अंदर है, यहाँ पर शिव मंदिर बना हुआ है। उस शिव मंदिर के बारे में ये पूछ रहा है कि बारडोली का जो शिव मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, महामारू, द्रविड़, बेसर या पंचायतन। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है बच्चों, ध्यान रखना। बारडोली के अंदर जो शिव मंदिर है इसका निर्माण मालवा के शासक भोज के द्वारा करवाया गया, किसके द्वारा, भोज के द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसका है ना साथियों, शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था बच्चों, ध्यान रखना। बारडोली का जो शिव मंदिर है ये पंचायतन शैली, तो बारडोली के जो मंदिर है वो किस शैली में बने हुए हैं, पंचायतन शैली में बने हुए हैं, बारडोली कोटा के अंदर है, इसका आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों, डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी का एक और मंदिर कहां पर है, एशिया के अंदर, आशापूर्ण, आसूत्रा या डीग। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, आपको पूछे कि राजस्थान के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है, तो आप आंसर दे देंगे, क्या आंसर देंगे साथियों, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है, पुष्कर के अंदर, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बच्चों, ध्यान रखना है ना साथियों। लेकिन इसके अलावा एक और मंदिर कहां पर है, तो साथियों ध्यान रखना, दूसरा जो मंदिर है वो आसोतरा के अंदर है। आसोतरा पहले बाड़मेर में था, अब बालोतरा में चला गया है, ठीक है बच्चों। तो आसोतरा बालोतरा में क्या है बच्चों, ध्यान रखना, पुष्कर में जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसके अलावा राजस्थान का दूसरा जो मंदिर है वो कहां पर है बच्चों, ध्यान रखना,
कहां पर है? तो बालोतरा आसोतरा के अंदर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मशहूर विमल वसई और लोन वसई मंदिर कहां पर है? आबू पर्वत सिरोही के अंदर है। आबू कहां पर है बच्चों? आबू 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 जो पर्वत है सिरोही वाला क्षेत्र है। आबू आबू रोड भी आप जानते हैं सिरोही में है ना साथियों। रणकपुर पाली के अंदर, और बालोतरा आप सभी जानते हैं, बालोतरा अपने आप में अब जिला बन गया, पहले बाड़मेर से जुड़ा हुआ था। तो विमल वसई और लोन वसई के मंदिर कहां पर है? आपको ये प्रश्न पूछा गया है, फटाफट से सभी विद्यार्थी इसका आंसर दें। साथियों सबसे पहले विमल वसई के बारे में बात करते हैं। विमल वसई और लोन वसई ये दोनों जैन धर्म से जुड़े हुए मंदिर है, जैन धर्म से जुड़े हुए मंदिर है। सबसे पहले बात करते हैं विमल वसई, किसकी? विमल वसई के बारे में बात करते हैं। विमल वसई साथियों ये जो मंदिर है ये जैन धर्म के भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। किसको? ऋषभदेव, इन्हीं को साथियों आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर को समर्पित है, फर्स्ट तीर्थंकर को समर्पित है विमल वसई का जो मंदिर है वो। जबकि साथियों आपको ध्यान रखना है लोन वसई जो है वो किससे संबंधित है बच्चों? तो लोन वसई जो है वो साथियों जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है। जैन धर्म के 22वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम है बच्चों नेमिनाथ। क्या नाम है बच्चों? नेमिनाथ को समर्पित है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो साथियों लोन वसई किससे संबंधित है? तो ऋषभदेव को समर्पित है। लोन वसई नेमिनाथ को समर्पित है, और ये दोनों जो मंदिर है साथियों आबू पर्वत पर स्थित है, इसलिए आबू में स्थित है। आबू सिरोही के अंदर। कौन सा? विमल वसई लोन वसई मंदिर कहां पर है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों? ए इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आबू पर्वत। राइट साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रणकपुर के अंदर भी जैन मंदिर है, पाली आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रणकपुर के जो जैन मंदिर है उसका शिल्पकार कौन था? अब बताओ साथियों, रणकपुर के अंदर भी जैन मंदिर बने हुए हैं, इसका शिल्पकार कौन था? फटाफट से सभी विद्यार्थी जवाब दे, क्या आंसर होगा? साथियों ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ये तो है साथियों मंडल तो कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़। और आपको कोई पूछे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी शिल्पकार कौन था, आप आंसर मंडल दे देना। देपाक के बारे में ध्यान रखना, देपाक के बारे में ध्यान रखना। देपाक कौन है साथियों? तो देपाक जो है बच्चों ध्यान रखना, ये रणकपुर के जो जैन मंदिर है, रणकपुर के जैन मंदिर है, इसके क्या है बच्चों? रणकपुर के जो जैन मंदिर है, रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पकार कौन था? जैन मंदिर का जो शिल्पकार है वो दीपक था बच्चों, ध्यान रखना। जेता आप सभी जानते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभा के समय 1460 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थापित करवाई गई। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उसका कौन है, क्या है बच्चों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के वास्तुकार थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ ही गोविंद के बारे में आप जानते हैं, मंडन का बेटा है कौन? गोविंद। क्लियर है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो साथ ही ध्यान रखना। और जेता के साथ में मुख्य सहयोगी कौन थे? नाथा, पेमा और पुंजा इसके मुख्य सहयोगी थे। ये सारी बातें आप ध्यान रखना। तो रणकपुर के जैन मंदिरों का मुख्य शिल्पकार कौन है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा देपाक। बी इज करेक्ट आंसर, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए वल्लभ संप्रदाय के किस मंदिर में कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है? मदन मोहन जी। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है, कौन से जिले में? आप आंसर दोगे भरतपुर। गोविंद देव जी का मंदिर कहां है? जयपुर के अंदर। श्रीनाथ जी का मंदिर कहां है? राजसमंद। और कांकरोली है ना, यहाँ पर साथी ध्यान रखना, कांकरोली के अंदर मथुराधीश का मंदिर है। मथुराधीश मंदिर कहां पर है? कांकरोली राजसमंद के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, मथुराधीश मंदिर है, वहां भी पूजा की सारी पद्धतियां अगर आप देखोगे तो वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है श्रीनाथ जी का उससे मिलती जुलती हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, तो वल्लभ संप्रदाय के किस मंदिर में कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है? तो बच्चों ध्यान रखना, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है राजसमंद के अंदर। साथियों राजसमंद के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर है। नाथद्वारा के अंदर, कहां पर? नाथद्वारा कहां पर है बच्चों? नाथद्वारा के अंदर है। और श्रीनाथ जी का जो मंदिर है इसी का पुराना नाम आपको सिहाड़ मिलेगा। क्या मिलेगा? सिहाड़ मिलेगा। साथियों यहाँ पर साथियों आप सभी जानते हैं कि श्रीनाथ जी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों यहाँ पर इनके बाल स्वरूप की क्या की जाती है? बाल स्वरूप की उपासना की जाती है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, हमारे राजस्थान के अंदर एक ऐसी लोक देवी है जिनका नाम है आमस माता। क्या नाम है? जिनका मंदिर रिचेत राजसमंद के अंदर बना हुआ है। रिचेत राजसमंद के अंदर आमज माता जो मंदिर है, आमज माता जी का मंदिर है। इनकी पूजा पद्धति और श्रीनाथ जी की पूजा पद्धति एक जैसी है। आमज माता रिचेत राजसमंद वालों की और किसकी? श्रीनाथ जी की, दोनों की पूजा पद्धति एक जैसी है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सोनी जी की नसिया कहाँ स्थित है? झुंझुनू में, अजमेर में, बूंदी में या करौली? ठीक है साथियों, झुंझुनू में। आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखना, झुंझुनू में सबसे खास
नराड़ के पीर की दरगाह जिसे बांगड़ का धनी कहते हैं, उन्हीं को कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहते हैं, साथियों ध्यान रखना। ठीक है, और यहीं पर साथियों इन्हें शक्कर पीर की बाबा की दरगाह है ना, शक्कर पीर के नाम से जाना जाता है। वहां पर साथियों कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान के सांप्रदायिक सद्भावना का दूसरा सबसे बड़ा मेला पड़ता है। और दूसरी बात ध्यान रखना, रानी सती का भी मंदिर कहां पर है बच्चों, कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहां पर प्रतिवर्ष कब साथियों, वहां पर प्रतिवर्ष कब मेला पड़ता, भाद्रपद अमावस्या को मेला पड़ता था। सरकार ने 1998 में उस पर प्रतिबंध लगवा दिया। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते साथियों, आओ अजमेर की तरफ चलते। अजमेर में सोनी जी की नसिया कहां पर है, तो ध्यान रखना सोनी जी की नसिया कहां पर है। आपको कोई पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर के अंदर। अजमेर में पुष्कर जिले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग भी बना हुआ है, यहीं पर बना हुआ है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अजमेर के बारे में। क्लियर है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बी। तो सोनी जी की नसिया कहां पर है, अगर आपको कोई पूछे तो साथियों इसका आंसर आप क्या दोगे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताओ साथियों, दुष्मेश्वर महादेव मंदिर शिव का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जो राजस्थान के किस जिले में। साथियों दुष्मेश्वर महादेव का जो मंदिर है हमारे पूरे भारत के अंदर जो कुल 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है, उसमें से शिव जी का जो 12वां और अंतिम जो ज्योतिर्लिंग जो है वो एकमात्र राजस्थान के अंदर है, स्थित है। और कौन से जिले के अंदर है, उदयपुर में नहीं है, ना चित्तौड़ में, ना करौली में, कहां पर है साथियों, ध्यान रखना कहां पर है, तो साथियों सवाई माधोपुर के अंदर है। और साथियों यहां पर साथियों ध्यान रखना, प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर क्या पड़ता है बच्चों, मेला पड़ता है। ठीक है साथियों, महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेला पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। महाशिवरात्रि कब आती है, अगर आपको कोई पूछे तो बता देना, फाल्गुन की कब आती है बच्चों, फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कब आती है ना साथियों, चतुर्दशी को कब आती है, चतुर्दशी है ना साथियों, कब आएगी, 14 को, कब आएगी बच्चों, चतुर्दशी के दिन, कब आएगी बच्चों, 14 के दिन। ठीक है, तो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को साथियों क्या आती है, तो साथियों ध्यान रखना क्या आएगी बच्चों, महाशिवरात्रि आती है, ये बात ध्यान रखना। और दुष्मेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है साथियों, एकमात्र राजस्थान का या पूरे भारत का, यानी राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिवलिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, कौन सा है, दुष्मेश्वर महादेव मंदिर। और 12वें स्थान पर इसको रखा गया है साथियों, कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें राजस्थान का एक शिवलिंग शामिल है, दुष्मेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग, जो सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। यहाँ पर महाशिवरात्रि को प्रतिवर्ष फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ पर मेला पड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है। ठीक है साथियों, महावीर जी को, पार्श्वनाथ जी को, आदिनाथ जी को या नेमिनाथ जी को, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। साथियों ध्यान रखना, रणकपुर मंदिर जो है साथियों ध्यान रखना, रणकपुर जो मंदिर है वो आदिनाथ जी को समर्पित है। आदिनाथ जी को ऋषभ देव कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ऋषभ देव कहा जाता है, ऋषभ देव कहते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है साथियों, रणकपुर के अंदर जो मंदिर है वो भी साथियों आदिनाथ जी को ही समर्पित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन साथियों ऋषभ देव का मुख्य जो मंदिर है वो साथियों केसरिया जी ऋषभ देव के अंदर है, कहां पर है, ऋषभ देव के अंदर है। इसी को साथियों केसरिया जी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर स्थित है। और इसी ऋषभ देव का पुराना नाम बच्चों दुलेव है, क्या बच्चों, दुलेव है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, और मेणा जाति इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, ओके। तो इस क्वेश्चन का सही कोयल नदी के तट पर है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, क्वेश्चन है यहाँ से करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। लाइट एंड साउंड शो किस पर्यटन स्थल पर विकसित करने की घोषणा की गई है, चित्तौड़गढ़, आमेर, जयपुर, किराड़ू या उपरोक्त सभी। लाइट एंड साउंड शो यानी कि लाइटें भी लगेगी, जगमगाहट भी होगी और गाने बजने की ऐसी आवाज, साउंड की भी आवाज आएगी, है ना। साउंड, लाइट और साउंड शो दोनों किस किस पर्यटन स्थलों पर विकसित करने की घोषणा की गई है, तो साथियों चित्तौड़गढ़ में जो भी पर्यटन स्थल है वहां पर, आमेर जयपुर के अंदर और किराड़ू के अंदर, इन सभी जगहों पर साथियों ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी पर लाइट एंड शो वाला जो लाइट एंड साउंड का जो शो होता है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, आमेर जयपुर के अंदर और किराड़ू, इन सभी जगह पर क्या किया गया है बच्चों, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो को शुरू किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 लाख घर, 50 लाख घर, 90 लाख घर या 75 लाख घर। साथियों ये क्वेश्चन ही टाइपिस्ट ने गलत बना दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये रॉन्ग है बच्चों। ध्यान रखना, इसमें 25 लाख घरों को, कितने घर है बच्चों, 25 लाख जो घर है इन्हीं को क्या दिया जाएगा। साथियों ध्यान रखना, नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, इसीलिए ना तो 10 लाख सही है, ना 50 लाख है, ना 90 लाख है, ना 75 लाख। इसका आंसर है 25 लाख। क्या है बच्चों, 25 लाख। तो जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है,
तो बच्चों ध्यान रखना, मार साहब ने उस समय बताया था, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि मार साहब ने उस समय इस प्रश्न को काटा था और 25 लाख आंसर बताया था। तो साथियों ध्यान रखना, हमारा लक्ष्य 25 लाख घरों को किससे जोड़ना बच्चों, हर घर नल कनेक्शन से जोड़ना, इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन डिलीट में जाएगा, ये बात ध्यान रखना साथियों, आपको ध्यान रखना है 25 लाख। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डांग, मंगरा, मेवात और ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाएं। साथियों हमारे यहाँ पर डांग क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, मंगरा क्षेत्रों को विकास करने के लिए, मेवात क्षेत्रों को विकास करने के लिए और ब्रज क्षेत्रों को विकास योजना हेतु प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 10-10 करोड़ नहीं, 30-30 करोड़ नहीं। वेरी गुड साथियों, आपने सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब आप देंगे इसका, ठीक है, बिल्कुल है ना साथियों। इसका आंसर हो जाएगा 50-50 करोड़ रुपए सभी को दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों। एक स्पेशल क्लास में हम लोग डांग विकास क्षेत्र, मंगरा विकास क्षेत्र, मेवात विकास क्षेत्र, ब्रज क्षेत्रीय विकास क्षेत्र, जितने भी ये विकास क्षेत्र के कार्यक्रम है उनको हम लोग एक क्लास में पूरे में, एक ही क्लास में पूरे का सुपड़ा साफ कर देंगे। एक दिन जरूर ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। क्लियर है बच्चों? अगले क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन है, स्वयं सिद्धा आश्रम का संचालन किस स्तर पर किया जाएगा? पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर? तो साथियों स्वयं सिद्धा जो आश्रम है इनका जो संचालन है बच्चों, ना तो पंचायत स्तर पर होगा, ना पंचायत समिति स्तर पर होगा, ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा, उपखंड स्तर पर इनका क्या होगा, इन्हें को उपखंड कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? उपखंड लेवल पर इनको किया जाएगा बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन, मिल्क पाउडर प्लांट्स कहां स्थापित किया जाएगा? कहां पर स्थापित किया जाएगा बच्चों? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्क पाउडर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? पाली, अजमेर, भीलवाड़ा या राजसमंद? तो बच्चों ध्यान रखना, मिल्क पाउडर का जो प्लांट है वो पाली जिले में स्थापित किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर। तो साथियों आज की इस पूरी क्लास में हम लोग ने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के हम लोग ने बात करी है। साथियों ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत रामबाण साबित होने वाले। क्लियर है बच्चों? फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप सभी पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का श्रीजी स्टडी सेंटर की तरफ से आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े रहे, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से साथियों धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।